मध्य प्रदेश सहित धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होने जा रही है, जिसके तहत शहर की सभी शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। इस फैसले के बाद काल भैरव मंदिर के सामने के शराब काउंटर को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन काउंटर्स को हटाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि काल भैरव मंदिर के सामने के शराब काउंटर नगर निगम के परिसीमा में आते हैं, इसलिए इन्हें हटाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पूजन परंपरा का निर्वहन होगा और मंदिर प्रबंध समिति भगवान को लगाए जाने वाले मदिरा के भोग की व्यवस्था करेंगी। उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश के 16 अन्य धार्मिक नगरों में भी शराबबंदी लागू की जा रही है। इनमें मंदसौर, मुलताई, ओंकारेश्वर, ओरछा, मंडलेश्वर, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना शामिल हैं। शराबबंदी को लेकर शहर में सभी शराब दुकानों पर बोर्ड लग गए हैं, जिन पर 1 अप्रैल से शराब नहीं मिलने की जानकारी दी गई है। आबकारी नीति के अनुसार शराब दुकानें शहरी क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए 1 तारीख से जो नगर निगम का क्षेत्र है उज्जैन का, वहाँ पर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसके आसपास का जो ग्रुप था वो ग्रुप आवंटित हो गया। 2 ग्रुप और बचे हैं, उनका टेंडर आज खुल रहा है। तो शहर में पूरे आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्टली ये पूरा बंद कराया जाएगा और इनका जो स्टॉक है वो भी जो है वापस जो है लिया जा रहा है। देखिए नगर निगम क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर काल भैरव की जो दुकान है, जो कि दुकान नहीं है वास्तव में काउंटर है एक दूसरी दुकान का, वो भी बंद होगा। जहाँ तक वहाँ पर पूजन इत्यादि का सवाल है, तो पूजन पर जैसे व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूजन के लिए की जाती है, वो वैसी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। होमगार्ड जवान के पुलिस चौकी में आत्महत्या का मामला। पारिवारिक विवाद में होमगार्ड जवान की फांसी लगाए जाने की आशंका। परिजनों की मौजूदगी में फॉरेंसिक टीम के सामने चौकी का तोड़ा गया दरवाजा। रात्रि निगरानी में होमगार्ड जवान की थी ड्यूटी। 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी पर था जवान। देर रात में टेलीफोन पर कर रहा था बात। ड्यूटी पर मौजूद साथी सुरक्षा बलों ने दी जानकारी। चौकी दरवाजा बंद करके लगाई फांसी। फॉरेंसिक टीम कर रही है मौके पर जांच। कटरा पुलिस चौकी में होमगार्ड के जवान विंध्याचल मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा निवासी फुकवनापुरा पूरे पंडित मौजा इछोई थाना खंडासा ने लगाई थी फांसी। आज दिनांक 31 मार्च की सुबह होमगार्ड विभाग में तैनात होमगार्ड विंध्याचल मिश्रा जी ने आत्महत्या कर ली है। इनकी तैनाती वर्तमान में कटरा चौकी में थी। जिस कमरे में उन्होंने आत्महत्या की है वो कमरा अंदर से लॉक था। फॉरेंसिक टीम, मजिस्ट्रेट और परिवारजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़ गया है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। परिवारजनों से वार्ता के क्रम में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की वजह जो है वो निजी कारणों से होना प्रकाश में आया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रश्न है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 के आरंभ उत्सव पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो की आकर्षक प्रस्तुति हुई। इसके साथ ही 1000 ड्रोन शो के जरिए ब्रह्मांड में ग्रहों की गति और इनके सतत गोचर का लाइव शो दिखाया गया। आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित ड्रोन शो में सनातन संस्कृति की सजीव हो उठी। भव्यता की अनुभूति अद्भुत रही। आकाश में उड़ते ड्रोनों की अनूठी प्रस्तुति ने आस्था, परंपरा और आधुनिकता का अनुपम संगम रचा है, जिसने श्रद्धालुओं के हृदय में गर्व और भक्ति का नव संचार किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज विक्रम संवत 2082 के आरंभ दिवस पर उज्जैन में बाबा महाकाल लोक में लाइट एंड साउंड एंड ड्रोन शो का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी वीरता से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर उज्जैन को एक महान साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनके शौर्य की गूंज आज भी उज्जैन की गलियों में सुनाई देती है। आज भी जो गैर के रूप में बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं वे उसी परंपरा और वीरता की याद दिलाते हैं। सम्राट वीर विक्रमादित्य का नाम आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में बड़े सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते हैं, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में। और कोषाध्यक्ष से कहा, सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी, सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेके विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका। 21वां ये साल है लगातार, यहाँ छिपरा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार
हमारी भाषा में गेर और आपकी भाषा में विजय जुलूस, विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, आज भी वह मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082, जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज पुराने काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से चेटी चांद की, नए वर्ष की, विक्रम संवत की, नवरात्रि की सभी की बहुत बहुत बधाई। धार जिले के मांडव में सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मांडू की एक 43 वर्षीय महिला के साथ लगभग 5 दिन पहले सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई और किसी भी व्यक्ति या पुलिस को इस मामले में न बताने के लिए धमकी दी गई। महिला को 27 मार्च से धार के निजी अस्पताल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां घायल अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि महिला खिरनी के झाड़ से गिरी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और उसी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। किंतु जब हमने अस्पताल में भर्ती महिला और उसके परिजनों से बातचीत की तो होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया और अस्पताल प्रबंधन भी सकते में आ गया। घायल महिला ने कहा कि उसके साथ मांडव के 2-3 लोगों ने बलात्कार किया है और उसके साथ मारपीट भी की गई और वह बेहोशी की हालत में थी। महिला की बेटी भी मांडव में ही रहती है। जब महिला रात 8 बजे तक घर नहीं पहुंची तो बेटी पड़ोसियों को लेकर उसे ढूंढने निकली और वह निर्वस्त्र अवस्था में एक महल के पीछे पड़ी मिली, जिसे धार के इसी निजी के एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों और महिलाओं का कहना है कि हमने इस मामले में मांडव थाने पर भी शिकायत की, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आरोपी परिवार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है और परिवार दहशत में है। वहीं मांडव थाना प्रभारी से इस मामले में जब बात की गई तो उनका बयान भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि महिला के जब बयान पुलिस ने लिए तो महिला ने भी खिरनी के पेड़ से गिरना बताया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस महिला को न्याय दिलाना तो दूर, इस मामले की FIR भी नहीं कर पाई और वहीं अस्पताल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन जिन्होंने बलात्कार की बात को ना ही स्वीकार किया और ना ही उस मामले में महिला का मेडिकल करवाया। यहाँ से कि चल हट, यहाँ से हम बात करेंगे उससे। उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरे साथ गलत हुआ। तो ये गलत है ना सर। आज वो गरीब इंसान है बेचारे, उसके साथ हुआ तो कल और भी किसी के साथ हो सकता है। ये कौन लगते हैं? मैं देरानी, मेरी जेठानी है, मामा ससुर की बहू है। आपका नाम? रेखा। ललिता। आपका? ललिता नाम है। कहाँ रहते हो? सागर तालाब। सागर तालाब। क्या हुआ आपको यहाँ पे, क्यों भर्ती किया गया? क्या करूँ, वो दूसरा दबाव या मेरे को अस्पताल में ना, क्या नहीं, वो दबाव डाल दिया मेरा। अच्छा, क्या दबाव डाला? कि खिड़क झाड़ पर पड़ गई। हुआ क्या था, किस दिन की बात है और क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या होता, मेरे साथ बलात्कार कर था। किन लोगों ने किया? वहीं का थे 2 जन। 2 लोगों ने? हाँ।
और कितने लोग थे साथ में? एक ही होती मतलब जबरदस्ती नहीं, वो नहीं, जो लोग थे वो कितने लोग थे कुल? 2 होता। 2 थे। हाँ। तो आप कहाँ थे और उन्होंने कैसे? मैं तो काम करके घर जाती थी, हाँ बर्तन मांज के घर जाती थी, हाँ बर्तन मांज के घर जाती थी। तो वो कहिए कि या मेरे छोरी लड़की है कि नहीं, या ढूंढवा गई होती मेरे को। अच्छा। हाँ, तो खिणी झाड़ परती पड़ के करीन दबाव डाल दिया था मेरे पर। किसने दबाव डाला? ये वो साथ में आया थे, क्या नाम है उनका? आप पहचानते हो आप उनको? मेरे भगवान सासू है। नहीं, जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया उनका नाम पहचानते हो? आप जानते हो उनको? हाँ है। क्या नाम है? आप उधर मत देखो, हमारी तरफ। एक राधिका है, एक आरोप। जिनने आपके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, वो कौन है? उनका क्या नाम है? आप इधर मत देखो, कैमरे की तरफ। डरो मत, आप बताओ किसने? फिर ये चोट कैसे लगी आपको? चोट मेरे को क्या मालूम क्या हो गया मेरे साथ में। उसके बाद होश नहीं था आपको? हाँ, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे को। छोड़ के चले गए हो? हाँ, क्या करो। ठीक। अच्छा। हाँ, तो ये क्या मालूम इनके साथ में क्या मालूम क्या हुआ। लेके हमें आए, कपड़े शरीर पे कुछ भी नहीं थे इनके। हाँ, कब की पूरा मामला बताओ, किस दिन की बात है? आज के दिन की बात है, सोमवार के दिन की रात। 1 सप्ताह हो गया? हाँ, 1 हफ्ता। और रात की घटना है? हाँ, रात की घटना। आप दोनों साथ में रहते हो? हाँ, मतलब नहीं, ये लड़की इनकी ससुराल में रहती हूँ मैं सर। तो इनको कौन लेके आया वहाँ से घायल? हम लेके आए। आपका ससुराल भी वहीं है? हाँ, वहीं पे। अच्छा। हाँ, आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? क्या काम पे गए थे, 8 बज गई, तो मैंने सोचा अभी मम्मी आई नहीं, तो हमने वहाँ पे जो होटल पे जाके बोला जहाँ काम करते वहाँ पे, तो उनने ढूंढा इनको। अच्छा। हाँ, फिर वो मेरे को लेने वास्ते आए कहाँ कि मिले थे ये? महल के पीछे। कैसी अवस्था में थे? ऐसे थे, कुछ भी नहीं थे, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं थे, बेहोश थे ये? बेहोश थे, कुछ पता ही नहीं है इनको। हाँ। फिर कहाँ हॉस्पिटल लेके गए आप? हाँ, नहीं लेके गए हॉस्पिटल, घर पे दबाव किसने बनाया आपके ऊपर कि बताना मत इस तरह से? वो मांडो के है। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? डरो मत आप मत डरो। एक का नाम है रमाकांत, हाँ। महेश ठाकुर एक का नाम, और मनुकांता बंची, 3-4 जन वहीं पे मांडो के। 3-4 लोग? हाँ, ये बता 3-4 रहे कि 2 ही लोग थे, आप बता रहे? वो तो मतलब हाँ। आपने पुलिस में रिपोर्ट की इसकी? नहीं, अभी कल गए थे तो कुछ भी नहीं बोला, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हमारी। मांडव थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिख रहे? क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप गए थे? वो इनके दबाव डाल दिया था कि इनसे, मतलब बयान करवा के ले गए कि बोले कि खिरनी के झाड़ पे से गिर गई, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इन्होंने ऐसे बयान करवा ली इनसे दबाव डाल के, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग बता दी थाने पे जाके कि बोले कि कुछ नहीं हुआ, खिरनी के झाड़ पे से गिर गई। तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। हाँ, वो गलत है। पैसा की कोई पेशकश की गई? पैसे वैसे इनको मतलब दे के गए हैं, वो जो दबाव डाल रहे हैं ना, पता नहीं वो कितने दे के गए, कितने दे के गए वो हमको नहीं पता है। दबाव कौन बना रहा है? दबाव वो इन्होंने नाम बताया ना, रमाकांत, बंसी और ये मनुकांता, ये दबाव डाल रहे हैं। अभी इनने हमको बताया कि बोले मेरे को बोलने नहीं दे रहे, फिर हमने उसको अलग बोलने दे रहे हो। अभी नहीं बोलने दिया, उसको हमने बाहर भगाया। जब जाके वो बोले कि ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं इसको पूछ रही कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मेरे को बता, तो वो उधर पैर खींच रही। घायल पेशेंट ललिता बाई जो है लगभग 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में, उसको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? सर, ये 27 तारीख को हमारे पास शाम को आई थी। पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि वो खिरनी के पेड़ पे खिरनी तोड़ने चढ़ी थी और वहाँ से नीचे गिरी है, तो इसको खड़े होने में तकलीफ़ हो रही थी। इसी के साथ इसको पेशाब जाने में भी दिक्कत थी। जब पेशेंट हमारे पास आया था, जब इसका एब्डोमेन डिस्टेंशन था और ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, पेशेंट के साथ वालों ने ये हिस्ट्री दी थी हमें कि पेशेंट 7-8 दिन पहले गिरा है, 7-8 दिन से घर पे थी, इनका कोई साथ में रहने वाला नहीं है। तो गांव के कुछ लोग इसको लेके यहाँ आए थे। उसके बाद पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन किया गया था, जिनमें इनको हमने पेशाब की थैली वगैरह डाली थी, इससे पेशाब वगैरह बाहर हो गई थी। उसके बाद कमर का एग्ज़ामिनेशन किया था मैंने,
जिसमें इनके पैरों में चाल कम समझ आ रही थी और पेशाब और लैट्रिन के लिए भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने कमर की चोट के हिसाब से इनको एमआरआई एडवाइस किया था। एमआरआई इन्होंने 29 तारीख को कराया था, जिसमें इनको छाती की जो D8 वर्टिब्री होती है, थोरेसिक जो 8 वर्टिब्री है वो फ्रैक्चर निकली है और नीचे लंबर स्पाइन में L4 वर्टिब्री फ्रैक्चर निकली है। हमने अभी जब उनसे बात की तो वो बता रही है स्पष्ट रूप से कि बलात्कार किया है 2-3 लोगों ने उनके साथ, और उस वजह से वो घायल हुई है, एक तरह से सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है और उसी में वो घायल हुई है। तो आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स या मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ सामने नहीं सर, हमें ऐसी कोई हिस्ट्री दी नहीं गई है। इस कारण जो है हम लोगों ने कोई उस वे में कोई एग्जामिनेशन करवाया नहीं पेशेंट का। लगभग 4-5 दिन से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा कोई मार्क नहीं लगा, बॉडी में कोई ऐसा कोई मार्क नहीं था सर मेरे एग्जामिनेशन। इंटरनल पार्ट में सर, इंटरनल पार्ट के लिए अभी कोई एग्जामिनेशन कराया नहीं गया है, क्योंकि मेरा काम ऑर्थोपेडिक्स हड्डी तक का है। तो मेरा न्यूरोलॉजी का था, तो मैंने न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन किया था, जिसमें इनके राइट साइड के पैर में रिफ्लेक्सेस नहीं है और सेंसेशन कम थे। तो हम लोगों ने स्पाइन इंजरी के रूप में जो है उनका ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे इनको। शुभ नाम आपका? डॉक्टर सौरभ सिसोदिया। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि सनोज मिश्रा पर रेप का केस दर्ज है। जिस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सनोज मिश्रा की बेल खारिज कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली की नबी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सनोज मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक छोटे कस्बे से आने वाली और हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार रेप किया। ये है आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली लड़की के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात आरोपी फिल्म डायरेक्टर से 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए से हुई थी। उसी वक्त वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। फिर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने 17 जून 2021 को उसे फोन कर बताया कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। मुस्लिम समुदाय द्वारा काली पट्टी बांधकर की गई ईद की नमाज अदा, वक्फ बोर्ड बिल का किया गया विरोध। देश भर में आज ईद का त्योहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मुरैना जिले में देखा गया कि मुस्लिम भाइयों द्वारा ईद की नमाज बाजू में काली पट्टी बांधकर अदा की गई। मुस्लिम समुदाय द्वारा कहा गया कि हम काली पट्टी बांधकर अपना संदेश शासन प्रशासन तक शांतिपूर्ण तरीके से चाह रहे हैं, जिससे वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया जाए। मुस्लिम समुदाय द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ आए दिन नए नए बिल ले जाते हैं। भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति के तहत देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और आपसी भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और अपनी राजनीति की जा रही है। साथियों, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। मैं यूनिस खान मुरैना से। आज मुसलमानों द्वारा पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ईद की नमाज में ये देखा गया है कि सभी मुसलमान भाइयों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा को जो बिल लाया गया उसका सभी मुस्लिम भाई कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और इस बिल के खिलाफ हैं। और सभी मुस्लिम भाइयों ने ये कहा अगर ये वक्फ बोर्ड बिल वापस नहीं लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। मैं यूनिस खान, शहर क्राइम मुरैना। मैं आपका मुजफ्फर सैन। ये काली पट्टी किस लिए बांधी गई है? ये सरकार जो हमारे खिलाफ वक्फ का वो बिल लाई है जो हमें नामंजूर है। हम इसके खिलाफ काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक संविधान के तहत हुए विरोध कर रहे हैं और कोई शोर शराबा नहीं है। सुकून के साथ मस्जिद में हम लोगों ने काली पट्टी बांधी है। इसका हम विरोध है, हमें ये नामंजूर है और नाकाबिल है। बस ये बात हमारी। इसके लिए हमने काली पट्टी बांधी है। सब लोगों ने, सारे नमाजियों ने, ये सब हमारे साथ हैं और हम इस बिल के ना खिलाफ है ना नामंजूर है। हमें ये बिल मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है।
ये काली पट्टी बांध कर आज नमाज अदा क्यों की गई है? काली पट्टी बांध के आज नमाज इसलिए अदा की गई है क्योंकि जो वक्फ संशोधन एक्ट लाया है सरकार के द्वारा, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और वक्फ एक्ट का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि वक्फ संपत्ति जो होती है वो मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा ही उसको दिया जाता है कि भाई इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए। क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है और धर्म की या समाज की भलाई के लिए मुस्लिम लोगों के द्वारा ही ये संपत्ति दान में दी जाती है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसमें या तो संशोधन हो या इस वक्फ एक्ट बिल को वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? मुबीन खान, जनपद से सलाबपुर। ये आपने काली पट्टी क्यों बांधी है? कार में इसलिए बांधी है, जो बिल आया हुआ है वक्फ बोर्ड का, उसका हम विरोध करते हैं। तो काली पट्टी बांधने से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम शांतिपूर्व से हम वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करते हैं, इसे वापस लिया जाए। और अगर वापस नहीं लिया जाएगा फिर क्या तो हम करोगे? और आंदोलन शांतिपूर्व से और आंदोलन करेंगे, हम इसके प्रति शांतिपूर्व से और आंदोलन करेंगे इसका। नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है। ये काली पट्टी किस लिए बांधी गई है? ये काली पट्टी इसलिए बांधी है, जो आज की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो ब्लैक बिल लेके आई है, काला बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका हम निरंजन करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और हम इस ऐसे जो है बिल को हर तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। तो काली पट्टी बांधने से क्या आपका संदेश सरकार तक पहुंचेगा? हाँ, ये हम जो है शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। इसका जो है कोई खुलकर विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और हम बिल्कुल आराम से विरोध कर रहे हैं। शाहजहाँपुर में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के मार्गदर्शन में अब ई ऑफिस के माध्यम से पत्रों को ईमेल पर स्वीकार किया जाएगा। इससे कागज और प्रिंटर की बचत होगी और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन काम किया जाएगा, जिससे सभी विभागों में कागज की खपत कम होगी और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देश पर यह कदम सरकारी कर्मचारियों और जनता के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने बताया कि ई ऑफिस के माध्यम से लेटर या हार्ड कॉपी से स्थान पर ईमेल पर आए पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इनका निराकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई डाक के लिए हर विभाग में अलग से व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इससे आम जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि अधिक प्रभावी भी होगी। अब सभी विभागीय और अंतर विभागीय पत्राचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे प्रचलित नस्तियों के स्थान पर विभागों के कार्य ई ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ई ऑफिस के अंतर्गत सभी जितने भी कलेक्ट्रेट के से संबंधित विभाग हैं, ज़िले के सारे विभाग हैं, उनको ई ऑफिस के माध्यम से ही आगामी समय पर फाइल्स प्रस्तुत करना है। इसके अंतर्गत हम अभी ट्रेनिंग हमारे सभी विभाग की जा रही है, सभी के आईडीज़ क्रिएट की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि कैसे प्रोसेस शुरू करना है। अभी इसमें प्रथम स्तर पर मेरे पास जितनी भी फाइल आएंगी वो हम ई ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि प्रक्रिया समझना बहुत समय लगता है। पूरी प्रक्रिया को बदलना, पूर्व की जो प्रक्रिया व्यवस्थित चल रही थी उसको और बेहतर प्रक्रिया में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उसमें ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम अभी अच्छी ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं ताकि ऑनलाइन सभी डेटा हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो बाबू हैं, बाबू से लेकर जो अधिकारी है उस विभाग का, वो अच्छे से ऑनलाइन कार्य कर पाए और जो फाइल्स मेरे पास प्रस्तुत होंगी वो फिर आगामी समय में सारी की सारी ऑनलाइन होंगी। आज हम आपको एक ऐसे मामले से अवगत कराएंगे जो स्वास्थ्य के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। एक झोला छाप डॉक्टर जिसका नाम मुबारक है, खुलेआम सादुलपुर क्षेत्र के रामनगर में स्थित अपने क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस डॉक्टर के पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री है, ना ही किसी प्रकार का वैध प्रमाण पत्र। फिर भी ये व्यक्ति बड़ी निर्जलता के साथ लोगों का इलाज कर रहा है, बड़ी ही निर्लज्जता से लोगों का इलाज कर रहा है। ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का है। धार जिले के रामनगर में स्थित इस क्लिनिक में मरीजों की जान खतरे में है।
मुबारक नाम का ये व्यक्ति बिना किसी मेडिकल योग्यता के लोगों को इलाज देने का दावा कर रहा है। ये झोला छाप डॉक्टर न केवल अपनी खुद की लापरवाही से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि बीएमओ चमनदीप सिंह अरोड़ा की मिलीभगत से ये अवैध कारोबार चलाने में सफल हो रहा है। ये क्लिनिक किस प्रकार से चलाया जा रहा है, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी योग्यता सबूत के ये व्यक्ति लोगों का इलाज कर रहा है और इसे प्रशासन से मिली विगत का पूरा समर्थन भी प्राप्त है। बीएमओ चमनदीप सिंह अरोड़ा द्वारा इस व्यक्ति को संरक्षण दिए जाने के कारण ही मुबारक जैसे झोला छाप डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। ये एक गंभीर और खतरनाक स्थिति है। सवाल उठता है कि क्या ये मामला प्रशासन के लिए नजरअंदाज करने के लायक है। जब तक प्रशासन इस झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक ये अपराध बढ़ते जाएंगे। ये तो साफ है कि स्थिति में कार्यवाही न होने से जनता की जिंदगी दांव पर है। सर एक ये केसुर के आगे रामनगर में एक झोला छाप डॉक्टर मोबाइल क्लिनिक चलाता है और पेशेंटों को देखता है, बाटले चलाता है। जिले में जहाँ पर जो क्लिनिक चल रहे हैं, इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया जाता है। जो जिस पद्धति का होता है, जैसे एलोपैथी है तो वो एलोपैथी का इलाज करेगा, आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक का इलाज करेगा, होम्योपैथी है तो होम्योपैथी का इलाज करेगा, यूनानी है तो यूनानी का इलाज करेगा। जो जिस पद्धति का रहता है वो उसको यहाँ पर अपने ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और हमको लगता है कि ये इस पद्धति के लायक है तो हम उसको परमिशन देते हैं। सर वहाँ पे पेशेंटों को बाटल वगैरह भी चढ़ाते हैं, क्लिनिक टाइप बना रखा है, बेड वगैरह भी है। उसकी जांच की जाएगी और यदि वो अवैध है तो उसको सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। सर उनका कहना है कि बीएमओ ने परमिशन दिया हमें। बीएमओ को परमिशन का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होता है।